हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम गुप्तकाल की जो सामाजिक स्थिति है, सोशल स्टेटस है, उसके विषय में चर्चा करेंगे। गुप्तकालीन सोसाइटी के विषय में हम चर्चा करें तो हम देखेंगे कि जैसे भारतीय समाज परंपरागत रूप से 4 वर्णों में विभाजित था, वही विभाजन हमें गुप्तकाल के अंदर भी दिखाई देता है। लेकिन गुप्तकाल के अंदर है वो जो 4 वर्णों में समाज विभाजित था, लेकिन इसमें ब्राह्मणों की हमें सोचता है वो दिखाई देती है। ब्राह्मण के जो 6 कर्तव्य हैं वो परंपरागत रूप में जो माने गए हैं कि अध्ययन करना, अध्यापन करना, यज्ञ करवाना, दान देना और दान लेना, ये 6 कर्तव्य जो माने गए हैं। इसके अलावा भी है वो विभिन्न वर्णों को, उस विभिन्न वर्णों के अंदर जो जो कार्य करने के जो प्रावधान थे, उनमें हमें लचीलापन वो दिखाई देता है। विभिन्न वर्ण अपने व्यवसाय है वो चेंज कर सकते थे। गुप्त काल के अंदर है ये प्रावधान मिलता है। गुप्त काल के अंदर जाति प्रथा की अपेक्षा है वो विभिन्न अभिलेखों के अंदर वर्णों का उल्लेख हमें ज़्यादा मिलता है। तो एक तरह से, लेकिन इस काल के अंदर भी है वो समाज के अंदर है वो वर्णों का स्पष्ट विभाजन हमें दिखाई देता है। जिस प्रकार हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हम देखते हैं कि समाज है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, 4 वर्णों में विभाजित था, और कौटिल्य है वो इनके लिए अलग अलग वस्तुओं का उल्लेख करता है। वैसे गुप्त काल के अंदर हम वराहमिहिर की जो वृहद संहिता पढ़ते हैं, वृहद संहिता का अध्ययन करते हैं, तो वहाँ हमें जो वर्णों का स्पष्ट विभाजन मिलता है। वहाँ ये उल्लेख मिलता है कि ब्राह्मण है वो 5 रूम सेट है, 5 रूम के जो फ्लैट्स है उसमें रह सकता था। क्षत्रिय के लिए 4 रूम है, वो फ्लैट ये में रहने का प्रावधान था। वैश्य के लिए 3 रूम सेट का जो फ्लैट है उसमें रहने का प्रावधान था, और शूद्र के लिए है 2 रूम सेट है कि जो फ्लैट है उसमें रहने का अधिकार था। तो कहने का तात्पर्य कि सबको है वो जो 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 आवास की व्यवस्था थी उसमें घर के जो प्रकार हैं, घर का जो साइज़ है, वो सभी वर्णों के लिए अलग अलग हमें दिखाई पड़ता है। तो इसका हम कह सकते हैं कि यहाँ वर्णों का एक तरह से स्पष्ट विभाजन है, वो हमें दिखाई देता है। इसी प्रकार से वर्णों का स्पष्ट विभाजन का हम ये भी कह सकते हैं कि जब गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था की हम बात करते हैं और यहाँ की जो स्मृतियाँ हैं, वहाँ एक तरह से अलग अलग वर्णों के लिए है वो न्याय का अलग अलग प्रावधान है। स्मृतियों के अंदर ये जो जो तो यहाँ तक उल्लेख मिलता है कि एक तरह से क्या है कि जो 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 अपराध का जो परीक्षण है, उस परीक्षण का जो ढंग है वो अलग अलग दिखाई देता है। ब्राह्मण के लिए है यदि कोई अपराध करता है उसकी जांच के लिए उसकी परीक्षा है वो तुला से ली जाती थी। क्षत्रियों के लिए है अग्नि से है, वैश्यों के लिए जल से है, और शूद्र के लिए विष से है। तो कहने का तात्पर्य कि वर्णों जो जो अपराध की जो अपराध उसने किया नहीं किया उसकी जांच करने का जो प्रावधान था वो अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग हमें दिखाई देता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसी प्रकार संपत्ति का जो प्रॉपर्टी राइट है वो भी हमें अलग अलग दिखाई देता है, उसके मापदंड है वो अलग अलग दिखाई देते हैं। उच्च वर्ण के जो शूद्र पुत्र है को संपत्ति में सबसे कम है वो हिस्सा मिलता था, और यदि गड़ा हुआ खजाना, यदि जैसे मैंने आपको गुप्त काल की आर्थिक स्थिति के विषय में चर्चा की थी, तो हमने देखा था कि गुप्त काल में गड़ा हुआ खजाना है, गुप्त खजाना यदि मिल जाता था तो वो भी एक प्रॉपर्टी का, एक राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। तो ये गड़ा हुआ खजाना यदि ब्राह्मण को मिल जाता था तो उसके अलग प्रावधान थे, वो कितना भाग रखेगा, क्षत्रिय के लिए अलग, वैश्य के लिए अलग, शूद्र के लिए अलग है। तो इस तरह से क्या है कि इस काल के अंदर क्या है कि ब्राह्मणों की जो सोचता स्थापित होती है, विभिन्न वर्ण थे, विभिन्न वर्णों में प्रावधान था, विभिन्न वर्णों के अंदर जो ब्राह्मणों की सोचता है उसका कारण एक तो ये था कि इस काल के अंदर ब्राह्मणों को है वो भूमिदान है वो देने की जो प्रथा वो प्रारंभ हो गई थी। तो भूमिदान जो देने की जो प्रथा हो गई थी, और जो बड़े अधिकारियों को जो वेतन है वो नगद नहीं दिया जा करके भूमि के रूप में दिया जाता था। तो इससे एक प्रकार से क्या है कि हम देखते हैं कि जो जो हमें ये देखने को मिलता है कि ब्राह्मण है वो उसकी स्वच्छता है वो समाज पे स्थापित हो जाती है। तो एक तरह से क्या है कि
एक एक तरह से जो इस काल के अंदर एक हमें ये परिवर्तन भी दिखाई देता है कि जो परंपरागत व्यवसाय है उस पर भी बल दिया गया था, लेकिन विशेष परिस्थिति के अंदर है वो कोई वर्ण है, वो अन्य वर्ण है, उसका व्यवसाय चुन सकता था। तो ये मतलब इसमें व्यवसाय चुनने के अंदर है वो एक तरह से जाति उपजातियों के अंदर जो शिथिलता है वो या लचीलापन है वो हमें दिखाई देता है। इस काल के अंदर क्या है कि नेचुरली जैसे हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की जो वर्ण संकर जातियाँ हैं उनका उल्लेख है हमें बड़ी तादाद के अंदर है वो इस काल में मिलता है, क्योंकि इस काल के अंदर विदेशी आक्रमणकारी आए और विदेशी आक्रमणकारी आए उनके कारण से भी क्या है कि एक तरह से बहुत सी जातियाँ हैं उनका निर्माण हो जाता है। इसके अलावा जो वर्ण संकर जातियाँ हैं उस वर्ण संकर जातियाँ हैं वो इस काल के अंदर क्या है कि एक तरह से विभिन्न वर्णों के मध्य जो शीतलता दिखाई देती है उसके कारण से वर्ण संकर जातियों का उदय होता है। तो वर्ण संकर जातियों के अंदर एक अम्बस्ट है जो 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 जाति का हमें उल्लेख मिलता है। तो यदि वर्ण संकर इसमें क्या है कि ब्राह्मण पुरुष और वैश्य स्त्री है, ब्राह्मण पुरुष वैश्य स्त्री से विवाह करता था उसको अम्बस्ट कहा जाता था। तो अम्बस्ट है वो एक तरह से क्या है कि नदी के तट पर निवास करते थे और एक तरह से चिकित्सा का कार्य करते थे। तो इसी तरह से जो निषाद नामक वर्ण संकर जाति का उल्लेख मिलता है। ब्राह्मण पुरुष यदि शूद्र स्त्री से विवाह कर लेता था तो उसकी संतान वो निषाद कहलाती थी या जिसको पार्श्व कहा जाता था। या जो वैश्य पुरुष है या क्षत्रिय पुरुष शूद्र स्त्री से विवाह कर लेता था तो उसे उग्र कहा जाता था। तो उग्र क्या है कि जो बिलों के अंदर जो 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 जमीन के अंदर जो बिल होते थे उनमें रहने वाले जो जानवर सांप वगैरह है उनको पकड़ करके अपना जीविका उपार्जन करते थे, उनको उग्र कहा जाता था। इसी प्रकार यहाँ पर क्या है कि गुप्तकाल के अंदर क्या है कि कायस्थ शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, याज्ञवल्क्य की स्मृति के अंदर है और गुप्तकाल अभिलेखों के अंदर हमें एक जो कायस्थ शब्द का उल्लेख मिलता है जो कि एक तरह से कायस्थ है वो एक प्रकार से क्या है कि इसको अंत्यज भी कहा जाता था और इनका समाज में महत्वपूर्ण स्थान था क्योंकि ये लेखन का कार्य करते थे। और एक तरह से क्या है कि एक तरह से गुप्तकाल के अंदर एक वर्ग के रूप के अंदर है, समाज का एक वर्ग के रूप के अंदर इसका उल्लेख कायस्थ का हमें उल्लेख मिलता है जो कि लेखन कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। गुप्तकाल के अंदर हमें एक चांडाल का उल्लेख वो सबसे ज़्यादा मिलता है और सबसे ज़्यादा जो 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 वर्ण संकर जातियों में चांडाल मिलते हैं। तो चांडाल उनको कहा जाता था जो शूद्र पुरुष और यदि ब्राह्मण स्त्री से विवाह कर लेता था तो उससे उत्पन्न संतान को चांडाल कहा जाता था और चांडाल को अंत्यज भी कहा जाता था। तो एक तरह से क्या है कि जो 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 चांडाल है वो एक तरह से क्या है कि जैसे हम कहें कि ये जो चांडाल गुप्तकाल के अंदर जो चांडाल शब्द का उल्लेख मिलता है, ये चांडाल है वो एक तरह से गांव के जो बाहर है नगर के बाहर है वो रहते थे ये चांडाल। और एक तरह से क्या है कि ये एक तरह से जो जो डेड बॉडीज वगैरह है उसको उठाने का काम है, वो एक तरह से जलाने का काम है वो ये करते थे, या किसी को फांसी देनी होती थी उसका काम भी है वो एक तरह से है वो चांडाली वो करते थे। तो इस तरह से क्या है कि इसको गुप्तकाल के अंदर ये जो 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 चांडाल जाति है, जो जो चांडाल जो वर्ण शंकर है उसका उसको एक तरह से क्या है कि एक तरह से काफ़ी अप्रश्य माना जाता था। और एक तरह से गुप्तकाल के अंदर जो साहित्य है जहाँ पर एक तरह से ब्राह्मणों की पवित्रता पर अधिक जो बल दिया गया है एक और वहीं एक तरह से जो चांडाल है उसकी जो अपवित्रता है उस पर भी एक तरह से बहुत ज़्यादा बल दिया गया है। तो चांडालों को कहा गया है कि चांडाल है उसकी छाया है वो किसी ब्राह्मण पर नहीं पड़नी चाहिए, यदि ब्राह्मण पर पड़ जाती थी तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि उस ब्राह्मण को अछूत माना जाता था। तो ऐसी स्थिति में बेचारे चांडाल है जो किसी घर जो किसी नगर के अंदर है ये गांव में जो एक तरह से जो प्रवेश करते थे तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि जो हम कहें कि जो 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 चांडाल है उसको लकड़ी बजाते हुए वो प्रवेश करना होता था जिससे कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो उसके स्पर्श से हैं वो बच सकें। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक तरह से चांडाल का एक तरह से अस्पृश्य जाति के रूप के अंदर है वो उल्लेख है वो हमें गुप्तकाल के अंदर वो मिलता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि गुप्तकाल के अंदर वर्ण संकर जातियों का हमें उल्लेख मिलता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो 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 फायान है जो चीनी यात्री था वो एक प्रकार से जब भारत आया, हालांकि उसका उद्देश्य धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना था,
या बौद्ध तीर्थ स्थलों का भ्रमण करना था, दर्शन करना था, तो वो फयान ये कहता है कि जब चांडाल नगर में प्रवेश करते थे तो ढोल बजा करके वो करते थे, प्रवेश करते थे, उनको ढोल बजाना पड़ता था। तो इस तरह से क्या है कि गुप्त काल के अंदर क्या है कि जो आप धर्म है या वर्ण परिवर्तन का या व्यवसाय परिवर्तन का अधिकार वो प्राप्त था। और एक तरह से जो जो मृच्छकटिकम है उसमें भी उससे भी इस बात की पुष्टि होती है कि किस प्रकार है वो जो विभिन्न वर्ण है वो अपने व्यवसाय को चेंज कर लेते थे। तो परंपरागत रूप से क्या है कि जो हम बात करें कि जो शूद्र है उसकी स्थिति है वो एक प्रकार से जो जो हम कहें कि स्थिति दयनीय थी, सेवा का कार्य से उनसे उनसे करवाया जाता था। लेकिन गुप्त काल के अंदर क्या है कि शूद्रों की स्थिति है उसमें सुधरती है, क्योंकि गुप्त काल के अंदर शूद्रों को है वो एक प्रकार से क्या है कि जो अन्य व्यवसाय है वो करने का जो अधिकार है वो प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर शूद्रों की जो एक तरह से अन्य व्यवसाय चुनने के कारण से है वो एक तरह से शूद्रों की स्थिति है और एक तरह से समाज में स्टेटस है वो एक प्रकार से वो चेंज होता है। तो शूद्रों की स्थिति है उसमें एक तरह से परिवर्तन है वो हमें दिखाई देता है। तो इस काल के अंदर हमें ये भी परिवर्तन दिखाई देता है कि इस काल के अंदर हमें अनेक जो जो समाज है वो अनेक जातीय उपजातियों के अंदर बढ़ जाता है। उसका कारण जैसे मैंने आपको बताया कि इस काल के अंदर है वो विदेशी आक्रमण है, इंडो ग्रीक है, शक है, कुषाण है, और गुप्त काल तक तो हुनों के आक्रमण भी है वो होने लग जाते हैं। और किस प्रकार चंद्रगुप्त है सेकंड ने जो शकों को पराजित किया था। और राजपूतों के अंदर तो यहाँ तक था कि एक तो हूण है उसको एक अलग जाति के रूप में 36 जातियों के अंदर एक जाति के रूप के अंदर उसका हूणों का उल्लेख मिलता है। तो विभिन्न प्रकार की जो विदेशी जातियाँ आती हैं, इन विदेशी जातियों के कारण से भी क्या है कि एक प्रकार से वर्ण संकर विभिन्न जातियों का है वो उदय होता है। तो गुप्त काल के अंदर क्या है कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि विदेशियों को एक क्षेत्रीय जाति के रूप, एक अलग जाति के रूप के अंदर उसकी पहचान हो गई, क्योंकि एक विजेता के रूप के अंदर वो थे, इसलिए उनको विदेशियों को है शक, हूण, कुषाण वगैरह को क्षत्रिय ही वो कहा गया। तो गुप्त काल के अंदर क्या है कि एक तो जो मैंने आपको बताया कि ब्राह्मणों की सुरक्षा स्थापित हो जाती है, क्योंकि ब्राह्मणों ने गुप्त वंश के जो शासक है उनको जो वो एक क्षत्रिय मानने लग गए, जबकि जबकि जो गुप्त शासक थे वो वैसे थे। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि ब्राह्मणों ने गुप्त राजाओं को देवताओं के रूप के अंदर वो अलंकृत कर दिया। और एक तरह से क्या है कि जो 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 गुप्त राजा है उनकी हैसियत धर्मशास्त्र के सम्मत हो गई। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि गुप्त काल के अंदर जो वर्ण व्यवस्था है जो कि उत्तर मौर्य काल के अंदर है वो एक तरह से उसके अंदर विकार के चिन्ह नजर आने लगे थे। तो उस गुप्त काल के अंदर वर्ण व्यवस्था को पुनः स्थापित करने का वो प्रयास किया जाता है किया जाता है। तो गुप्त काल के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि चांडालों की स्थिति है वो एक प्रकार से है वो दयनीय हो जाती है। तो इस प्रकार यदि हम कहें कि जो 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 गुप्त काल के अंदर जो दासों की स्थिति के बारे में यदि हम बात करेंगे, हालांकि दास प्रथा है वो प्राचीन काल से हमें मिलती है, लेकिन मौर्य काल के अंदर जब दासों की स्थिति की हम बात करते हैं तो मौर्य काल में दासों की स्थिति अच्छी थी और दासों के साथ वो घृणित व्यवहार नहीं किया जाता था, समानता का व्यवहार किया जाता था। और एक तरह से मौर्य काल के अंदर खेती और मजदूर के रूप के अंदर दासों को काम में लिया जाता था। इसलिए मेगस्त्री जब भारत आया तो उन्होंने उसने भारतीय सामाजिक व्यवस्था को नहीं समझने के कारण से उसने कह दिया कि भारत के अंदर दास प्रथा नहीं थी, लेकिन मौर्य काल में दास प्रथा थी। लेकिन गुप्त काल के अंदर है वो दासों को कृषि कार्य में नहीं लगाया जाता था। तो गुप्त काल के अंदर जो दासों की स्थिति है वो एक प्रकार से है वो दयनीय हमें नजर आता है। तो दासों के द्वारा इस काल के अंदर केवल अपवित्र कार्य करने का उल्लेख है, वो एक प्रकार से है वो हमें उल्लेख मिलता है। तो दासों की स्थिति के अंदर गिरावट है वो इस काल के अंदर है वो देखने को मिलती है। तो गुप्त काल के अंदर जो जो विभिन्न प्रकार के दास, जैसे नारद स्मृति है उसमें 18 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है, मनुस्मृति है वो 7 प्रकार के दासों का उल्लेख करता है, और स्त्री दासों का उल्लेख भी है वो गुप्त काल के अंदर है वो हमें मिलता है। तो देवदासी प्रथा है वो इस काल के अंदर हो जाती है। और उज्जैनी के जो महाकालेश्वर मंदिर है वहाँ पर देवदासी प्रथा है उसका उल्लेख हमें मिलता है। तो देवदासी वो मंदिरों के अंदर है वो नृत्य का काम आदि करती थी और उसे
ऐसा बोलता था कि देवता है वो नृत्य से खुश होते हैं। तो दैवदासी प्रथा का प्रचलन भी हमें गुप्त काल के अंदर है वो काफ़ी मात्रा में काफ़ी संख्या में हमें दिखाई देता है। तो जहाँ तक गुप्त काल के अंदर दासों की स्थिति है, तो हमने चर्चा की कि गुप्त काल के अंदर दासों की स्थिति है वो दयनीय हमें दिखाई देती है। तो दासों के साथ साथ यदि गुप्त काल के अंदर है वो यदि स्त्रियों की स्थिति की हम बात करें, तो गुप्त काल के अंदर स्त्रियों की स्थिति है वो, उसमें भी हमें एक तरह से जो गिरावट है वो नज़र आती है। हालांकि जो 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 उस समय समाज का स्वरूप पितृ सत्तात्मक था और पर्दा प्रथा का प्रचलन था। उस काल की जो महिला थी वो पर्दा प्रथा करती थी, और जो बाल विवाह के कारण से स्त्रियों की स्थिति दयनीय हमें दिखाई देती है। और लेकिन शूद्र स्त्रियों की स्थिति है वो, शूद्र स्त्रियाँ वो पर्दे का पालन नहीं करती थी, क्योंकि वो विभिन्न शूद्र स्त्रियों को है वो, या शूद्र है या वैश्य स्त्रियाँ हैं, उनको है वो एक तरह से खेती है विभिन्न प्रकार के जो व्यवसाय करने की स्वतंत्रता थी। इस कारण से उन स्थिति अन्य वर्णों की अपेक्षा है, उच्च वर्णों की अपेक्षा निम्न वर्णों की स्त्रियों की स्थिति ठीक थी, लेकिन उच्च वर्णों की स्थिति है वो ठीक हमें दिखाई नहीं देती है। और जहाँ तक विवाह का प्रश्न है, ये 13-14 वर्ष की अवस्था के अंदर विवाह हो जाते थे, और धर्मशास्त्र में जो 8 प्रकार के जो विवाह हैं उनका उल्लेख है वो हमें एक प्रकार से में मिलता है। समाज की कुछ स्त्रियां हैं उनको उच्च स्थान था, क्योंकि स्त्रियों को विधवा विवाह का अधिकार था। जैसे हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पुत्री प्रभावती है वो अपने पति की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक शासन भी करती है। तो ऐसा उल्लेख भी होता है। गुप्तकालीन साहित्य में नारी का एक आदर्शमय रूप है उसका चित्रण हमें मिलता है। और उच्च वर्ण की स्त्रियाँ सुशिक्षित भी होती थी। गुप्तकाल में विदेशी स्त्रियों का उल्लेख भी, जो विदुषी स्त्रियाँ उसका उल्लेख मिलता है। अभिज्ञान शाकुंतल में अनुसुईया का उल्लेख मिलता है, जो कि इतिहास की ज्ञाता थी। अनुसुईया इतिहास की ज्ञाता के रूप में उल्लेख मिलता है। तो राजसे करके काव्य मीमांसा उसमें स्त्रियों को एक कवित्री का उल्लेख मिलता है। और अमरकोश के अंदर तो शिक्षिकाओं का उल्लेख मिलता है, उपाध्याय, उपाध्यायी, आचार्य। तो हम ये कह सकते हैं कि गुप्तकाल के अंदर है वो समाज के एक विशेष जो वर्ग है उसमें स्त्रियों की स्थिति ठीक थी, बाकी स्त्रियों की स्थिति ठीक नहीं थी, क्योंकि स्त्रियों को एक तरह से इस काल में स्त्रियों की जो पराधीनता है उसका जो 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 एक तरह से प्रमुख कारण है वो ये माना जाता था कि जीवन निर्वाह के लिए है वो स्त्रियां हैं वो पति पर निर्भर रहती थी, उस कुल की महिला, इसलिए उनको स्वामित्वाधिकार वो नहीं था। और विवाह के समय के अंदर है वो जो वधु को जो माता पिता के द्वारा जो भेंट दिया जाता था उसको स्त्रीधन कहा जाता था। तो गुप्तकाल के अंदर इन जो 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 भेंट है उनका दायरा बढ़ जाता है। और जो जो एक तरह से विवाह के समय में वधु के माता पिता से और सास ससुर से जो कुछ उपहार मिलता था उसको जो स्त्रीधन कहा जाता था। तो स्त्रीधन पर अधिकार है वो एक तरह से महिला का होता था। और कात्यायन स्मृति में तो यहाँ भी कहा गया कि स्त्रीधन अपने अचल संपत्ति को बेच सकती थी, गिरवी रख सकती थी। इस काल के अंदर स्त्रियों को एक तरह से क्या है कि स्मृति ग्रंथों के अंदर जो अचल संपत्ति का अधिकार दिया गया था, भूमि पर स्त्रियों का अधिकार मिलता था, दिया गया था, लेकिन व्यवहार के अंदर वो हमें देखने को वो नहीं मिलता। तो इस तरह से क्या है कि इस काल के अंदर जो स्त्रियों की स्थिति की एक दयनीय स्थिति का कारण ये भी है, यदि याकल्प की स्मृति के अंदर पति की संपत्ति को अधिकारी बताया गया है, जो 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 पुत्र के अभाव में पुरुष की संपत्ति, पुरुष की पत्नी का जो अधिकार होगा उसका सर्वप्रथम उल्लेख है वो हमें याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिलता है। तो इसमें क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो जो समाज के अंदर विधवा विवाह का प्रचलन था, और किस तरह से क्या है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती है वो किस तरह से है वो शासन करने का उल्लेख भी हमें मिलता है। और जो पर्दा प्रथा के रूप के अंदर है वो पर्दा उच्च कुल में उच्च वर्ण के अंदर स्त्रियों के अंदर पर्दा थी, इसका उल्लेख हमें साहित्य के अंदर है वो अवगुठन पर्दा, जिसको पर्दा कहा जाता था, उसका उल्लेख हमें मिलता है। लेकिन एक तरह से जो अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं, मूर्तियां, वहाँ पर स्त्रियों को पर्दे में नहीं दिखाया गया है। तो इस काल के अंदर क्या है कि स्त्रियों की स्थिति में गिरावट का एक कारण ये भी था कि इसमें स्त्री एक तरह से सती प्रथा का उल्लेख भी मिलने लग जाता है। और एक तरह से क्या है कि जो 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 सती का सर्वप्रथम उल्लेख है वो भानुगुप्त के जो एरण अभिलेख है उसमें मिलता है। तो जो चंद्रगुप्त का जो एरण अभिलेख है उसमें उल्लेख मिलता है कि जो पश्चिमोत्तर जो क्षेत्र था उसमें सेनापति गोपराज है
उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी जो जो पत्नी है वो सती हो जाती है। तो इस तरह से सती प्रथा का उल्लेख भी हमें गुप्त काल के अंदर मिलने लग जाता है, जो कि स्त्रियों की दयनीय स्थिति का परिचायक हम कह सकते हैं। इस काल के अंदर जो वेश्यावृत्ति करती थी स्त्रियाँ, उनको गणिका कहा जाता था। जो बुढ़ी वेश्याएँ थी होती नृत्यांगना होती थी, उसको कुट्टानी कहा जाता था। और ऐसी स्त्री जिसको पति ने त्याग दिया हो और उसने जो दूसरा विवाह कर लिया हो और उससे जो संतान होती थी, उनको पुनर्भव कहा जाता था। तो इस तरह से क्या है कि स्त्रियों की विभिन्न प्रकार है, उसका उल्लेख भी है, वो हमें गुप्त काल के अंदर वो मिलता है। तो स्त्रियों की स्थिति है वो एक तरह से क्या है कि स्त्री की स्थिति के अंदर जो परिवर्तन है वो हमें दिखाई देकर देता है। लेकिन कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि सती प्रथा का प्रचलन किसी एक विशेष वर्ग के अंदर था या जनजाति के अंदर रहा होगा, समाज के अंदर सामान्य प्रचलन नहीं था। तो लेकिन समाज का जीवन सुखी था। आम व्यक्ति का जो 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 सामान्यतः है वो जीवन सुखी और समृद्ध और ऐशपूर्ण था। लोग एक तरह से मिलजुल कर है वो आनंद से वो जीवन है वो व्यतीत करते थे। और नेचुरली हम विभिन्न प्रकार के जो साहित्य, गुप्तकालीन साहित्य, उसमें हमें इस काल की जो समृद्धि है उसका उल्लेख हमें मिलता है। तो फाइयान तो यहाँ तक कहता है कि लोग का जो भोजन था वो सात्विक था। चांडोलों के अतिरिक्त कोई भी मांस, मछली, लहसुन, प्याज है वो नहीं खाता था, ऐसा फाइयान उल्लेख करता है। शराब है और नस्ली चीज़ों को लोग हैं वो नहीं पीते थे। और नई एक तरह से मदपान गृह जो शराब की दुकानें हैं वो नहीं होती थी और नई मांस गृह था, ऐसा उल्लेख वो फाइयान वो करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि समाज में एक तरह से गुप्तकालीन जो सोसाइटी है उसमें एक हम कह सकते हैं कि जो उसका जो सोशल स्ट्रक्चर है उसमें स्त्रियां को स्थान है, यद्यपि ऊंचा था कुछ, और स्त्रियों की जो दयनीय स्थिति उसका उल्लेख भी हमें मिलता है। मिला जुला रुख हमें देखने को हमें मिलता है। जैसे साहित्य के अंदर हमें अलग बात मिलती है और जहाँ लेख है उनके अध्ययन से वो हमें एक अलग रूप है वो देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि गुप्तकालीन समाज में जो वर्ण व्यवस्था का जो ढीलापन है उसके कारण से क्या है कि एक सहिष्णुता है वो हमें दिखाई देती है। और लेकिन वर्ण विभाजन है वो परंपरागत रूप से हमें दिखाई देता है। विभिन्न प्रकार की जातियाँ हैं, विदेशी आक्रमण के कारण से जातियाँ दिखाई देती है। ब्राह्मणों की सुपरमेसी है उस युग के अंदर दिखाई देती है। वर्ण संकर जातियों का उल्लेख है। स्त्रियों की दयनीय स्थिति है वो पूर्व की भांति है वो हमें यहाँ गुप्तकाल के अंदर में दिखाई देती है। कुछ स्त्रियाँ अपवाद स्वरूप है वो उसकी अच्छी स्थिति हमें देखने को मिलती है। कम उम्र में विवाह के कारण से स्त्रियों की दयनीय स्थिति का उल्लेख भी हमें मिलता है। लेकिन इसमें जो एक तरह से जो शूद्रों की स्थिति है उसकी स्थिति के अंदर सुधार हमें दिखाई देता है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो शूद्र है उनको एक तरह से क्या है कि एक तरह जो श्री कृष्ण की जो कहना चाहिए कि पूजा है उसका अधिकार है वो मिल जाता है। और एक तरह से क्या है कि हम कहें कि इसमें विभिन्न प्रकार के जो अनुष्ठान करने का अधिकार है वो प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से क्या है हम कह सकते हैं कि शूद्रों की आर्थिक स्थिति है उसमें थोड़ा सा सुधार है वो हमें नज़र है वो गुप्त काल के अंदर है वो नज़र आने लग जाता है। और एक तरह से ब्राह्मणों की सुप्रीमेसी है वो भूमि दान के कारण से ब्राह्मणों को जो ग्राम दान दिया जाता था उसे ब्राह्मणों की स्थिति है वो सुधरती हुई नज़र आती है। और एक जो 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 ब्राह्मणों की जो स्वच्छता है वो समाज के अंदर है वो स्थापित है होती हुई गुप्त काल के अंदर हमें दिखाई देती है। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।